अस्सलाम वालेकुम। आज से इंशाल्लाह हम रीनल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं ना वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, किस तरह? एक कंपार्टमेंट बनता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जिसको हम ईसीएफ कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम आईसीएफ कहते हैं। तीसरा ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और लास्ट पे ब्लड। ठीक है, ये चार कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, ईसीएफ कौन सा है? जो सेल्स से बाहर है। ठीक है, आईसीएफ कौन सा है? जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है। ट्रांस सेलुलर जो हमारी कैविटीज में प्रेजेंट है मेनली। ठीक है, और लास्ट पे ब्लड जो हमारी वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब इनको हमने बारी बारी स्टडी करना है और इनकी कैलकुलेशन करनी है कि हर कंपार्टमेंट ईसीएफ कितनी परसेंटेज है बॉडी फ्लूइड की। ठीक है, और इंट्रासेलुलर इस तरह। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल अगर एक बंदा है ना तो उसमें वाटर कितना होता है। टोटल बॉडी वाटर होता है 60% ऑफ वेट। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं 70 kg मैन की, तो उसमें वाटर कितना होगा 42 लीटर्स। ठीक है, 70/100 इंटू 60/100 इंटू 70, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 लीटर्स। तो 42 लीटर्स होता है एक 70 kg के आदमी में वाटर। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ईसीएफ से। ईसीएफ फर्दर डिवाइडेड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में। ठीक है, नॉर्मली ईसीएफ होता है 20% ऑफ बॉडी वेट। तो 20/100 इंटू 70, हमने एग्जाम्पल ली 70 की, तो ये आ गया 14 लीटर्स। ठीक है, 20/100 इंटू 70 इज इक्वल टू 14 लीटर्स। अब 14 लीटर्स किस तरह डिवाइडेड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है 3/4 इंटू 14। 3/4 इंटू यानी कि ईसीएफ, तो वो आ जाएगा 11 लीटर्स। और प्लाज्मा क्या होगा 1/4 इंटू 14, 3 लीटर्स। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया 11 और प्लाज्मा आ गया 3 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया ईसीएफ। ईसीएफ कितना था 14 लीटर्स। आईएफ यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना था 11 लीटर्स और प्लाज्मा था 3 लीटर्स। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये कितना होगा 40% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, 40% ऑफ बॉडी वेट मतलब 40/100 इंटू 70 इज इक्वल टू 28 लीटर्स। तो हमारा आईसीएफ कितना आ गया 28 लीटर्स। नेक्स्ट है ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। ये मैंने बताया जैसे हमारी कैविटीज में प्रेजेंट होता है, साइनोवियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, इंट्राओक्यूलर स्पेस, या फिर हमारा सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये नॉर्मली कितना होता है 1 to 2 लीटर्स होता है बॉडी में। ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है बॉडी में 1 to 2 लीटर्स। ठीक है, और लास्ट पे है ब्लड। ब्लड में भी दो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, एक ईसीएफ और एक आईसीएफ। ईसीएफ कौन सा है? प्लाज्मा। हमें पता है हमारे ब्लड में जो है वो प्लाज्मा भी होता है और ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो ईसीएफ कौन सा कंपोनेंट होगा? प्लाज्मा। और आईसीएफ कौन सा होगा? जो हमारे सेल्स के अंदर फ्लूइड है, जो हमारे आरबीसी के अंदर फ्लूइड है, उसको हम आईसीएफ कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है 7% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, वाटर कितना था 60% ऑफ बॉडी वेट और ब्लड कितना है 7% ऑफ बॉडी वेट। तो 7/100 इंटू 70, 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है एक नॉर्मल पर्सन में 70 kg के। ठीक है, अब 5 लीटर्स का किस तरह होता है 60% उसमें प्लाज्मा होता है और 40% आरबीसीज होते हैं। ठीक है, जो हमारा 40% आरबीसीज है ना, इसी के वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं हिमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारे सेल्स है ना उसी को हम क्या कहते हैं हिमेटोक्रिट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम। लेकिन ये कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि हम एक बंदे का सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो नीचे सेग्रीगेट हो जाते हैं और ऊपर क्या बच जाता है प्लाज्मा, तो फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो नीचे सेंट्रीफ्यूज होके सेल्स बचते हैं ना वो भी कंप्लीटली प्लाज्मा फ्री नहीं होते, उसमें कहीं कहीं प्लाज्मा बच जाता है। तो ट्रू हिमेटोक्रिट जो होता है वो 96% होता है हिमेटोक्रिट का। ठीक है, एक टर्म है हिमेटोक्रिट जो हमने सेंट्रीफ्यूज करके निकाल ली, फिर हम उससे ट्रू हिमेटोक्रिट निकालते हैं। हम प्लाज्मा जो दरमियान में बच गया 3 to 4% उसको भी डिडक्ट कर देते हैं, 96% होता है ट्रू हिमेटोक्रिट। ठीक है, अब जो एक एमसीक्यूज काफी बनते हैं, कंपोजिशन। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसकी क्या कंपोजिशन होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसकी क्या कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहले जो हमारा प्लाज्मा है ना, पी से याद कर लें, प्लाज्मा में प्रोटीन ज्यादा होती हैं। ठीक है, और प्रोटीन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव आइंस को। तो प्लाज्मा में पॉजिटिव आइंस भी ज्यादा होंगे जैसे कि सोडियम। ठीक है, अब प्लाज्मा में प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह क्या है? लो कैपिलरी परमिएबिलिटी। ठीक है, कैपिलरीज जो है वो प्रोटीन्स को क्रॉस करने नहीं देती, तो वो प्लाज्मा में ही रहती हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जा नहीं सकती। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा जिसकी वजह से वो नेगेटिव आइंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
तो प्लाज्मा में पॉजिटिव आयंस होते हैं, वैसे नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स होती हैं, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। लेकिन इस सब के अलावा जो पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयंस है ना, इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाकी आयंस सारे, सोडियम, क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस, ये सारे ज़्यादा होते हैं, लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, इनकी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कम। अब हम आ जाते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड पे। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में भी प्रोटीन ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4 टाइम्स ऑफ प्लाज्मा। जितनी प्लाज्मा में प्रोटीन्स थी, 4 टाइम्स ज़्यादा है आईसीएफ में, ठीक है। और आयंस की क्या कंपोजिशन है कि जो आयंस इसमें कम थे ना, वो इसमें ज्यादा होंगे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट। एक एक्सेप्शन है कैल्शियम। कैल्शियम इसमें बहुत कम था क्वांटिटी में, और आईसीएफ में बिल्कुल होता ही नहीं है, ना होने के बराबर होता है, ठीक है। बाकी सोडियम और क्लोराइड जो इधर ज्यादा थे वो उसमें कम होंगे, ठीक है। इधर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट कम थे, इधर वो ज्यादा होंगे। एक्सेप्शन है कैल्शियम, वो इधर भी कम है और वो उधर ना होने के बराबर होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। थैंक यू सो मच।